हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसी ऑर्डर में स्टेटमेंट वन बाय वन एग्जीक्यूट होता है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हमारे सामने कई तरह के कंडीशंस आते हैं। कई बार ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें हमारे पास दो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है, जिसमें से किसी एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को हमें एग्जीक्यूट करना है और दूसरे को एग्जीक्यूट नहीं करना है। और जब हमें दो में से किसी एक को एग्जीक्यूट करना है तो डेफिनेटली हमारे पास कोई एक कंडीशन होगा जिसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होगा। इस तरह के इन्वायरमेंट को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और सी में कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो तरीका है वो इफ स्टेटमेंट है। तो आज हम लोग इफ स्टेटमेंट ही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इफ स्टेटमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? If statement is used to execute a particular group of statements subject to given condition। क्या मतलब इसका हुआ? जो सिंटैक्स होता है इफ स्टेटमेंट का वो इस तरह से होता है, इफ कंडीशन फर्स्ट ग्रुप एल्स सेकेंड ग्रुप। इफ कीवर्ड है, इसके बाद से एक कंडीशन होता है। जब भी हम कंडीशन देते हैं जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन, ए नॉट इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी, ये सभी क्या है? कंडीशन है। और कंडीशनल स्टेटमेंट जब भी हम यूज करते हैं तो कंडीशनल स्टेटमेंट का जो आउटपुट होता है वो क्या होता है? या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सी में आपको बताया गया था ट्रू के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स के लिए तो डेफिनेटली जीरो लिखते हैं और ट्रू के लिए हम वन कहते हैं, लेकिन कोई भी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जितने भी स्टेटमेंट ये कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे जहाँ पे हम दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, वो कंडीशनल स्टेटमेंट कहे जाएंगे। और जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं तो उसका आउटपुट जो होगा या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो यहाँ पे हमको ट्रू या फॉल्स मिलेगा। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है देन फर्स्ट ग्रुप विल बी सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन, अदरवाइज मतलब कंडीशन फॉल्स है देन सेकेंड ग्रुप विल बी सेलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे जब ग्रुप कहा जा रहा है और ये करली ब्रेसेस लगा हुआ है, ग्रुप का मतलब होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब एक ग्रुप के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, देन वी कॉल इट कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए ये करली ब्रेसेस में लिखना जरूरी है। ये इस तरह से भी हो सकता है, इफ कंडीशन स्टेटमेंट वन एल्स स्टेटमेंट टू। अब यहाँ पे क्या हुआ? कंडीशन है, कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट वन विल बी एग्जीक्यूटेड, कंडीशन के फॉल्स होने पे स्टेटमेंट टू विल बी एग्जीक्यूटेड। एल्स के बाद जो भी होता है वो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट होता है। तो अब यहाँ पे क्या है? सिंगल स्टेटमेंट है तो करली ब्रेसेस यहाँ पे ऑप्शनल है। हम चाहे तो करली ब्रेसेस लगावें चाहे तो न लगावें, ये हमारे ऊपर है। प्रोग्रामिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब कंपाउंड स्टेटमेंट हम यूज करेंगे वी हैव टू यूज करली ब्रैकेट। ये हमें स्कोप डिफाइन करने के लिए कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम लोग करते हैं। इसको अगर हम लोग फ्लो चार्ट से समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसके ऊपर भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे एग्जीक्यूट करते हुए। यहाँ हो गए, ये डायमंड बॉक्स इसको कहते हैं। यहाँ पे कोई कंडीशन लिखा होगा और जब भी कंडीशन लिखा है तो कंडीशन की वैल्यू या तो यस होगी या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो उस केस में क्या होगा कि जब कंडीशन अगर ट्रू होगा तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड और आफ्टर दैट इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट करते हुए हम चले जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इस ग्रुप को हम छोड़ देंगे, इस ग्रुप को एग्जीक्यूट करेंगे और आफ्टर दैट इस पर्टिकुलर ग्रुप को एग्जीक्यूट करेंगे। अब जो कंडीशन में हम लोगों ने एल्स लिखा था, जैसे लिखा था इफ कंडीशन स्टेटमेंट से ग्रुप एल्स और स्टेटमेंट ग्रुप,
ये पूरा का पूरा पोर्शन ऑप्शनल होता है, एल्स के बाद वाला। हम चाहे तो इसे लिखें, चाहे तो इसे न लिखें। उस केस में क्या होगा, अगर मान लीजिए ये नहीं लिखे हुए हैं, इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट्स होंगे। अगर इसे लिखे हुए हैं तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल कहाँ चला आता है, यहाँ पे चला आता है। अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो इसे स्किप कर देते हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद इसके आगे स्टेटमेंट प्रोसीड कर जाता है। अगर ये पोर्शन हम नहीं लिखे हुए हैं, ये ऑप्शनल है, हम जरूरत ना हो तो नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखे हुए हैं, उस केस में क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद इधर हम प्रोसीड कर जाएंगे। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम यहाँ तो कुछ लिखे नहीं है, तो सीधे सीधे कंट्रोल कहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा और उसके आगे हम एग्जीक्यूट करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से इफ स्टेटमेंट का हम लोग यूज करते हैं। अब एक दो एग्जाम्पल्स हम लोग इफ स्टेटमेंट का पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फिर उनको हम लोग मशीन पे डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम है, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए कैसे प्रोग्राम लिखेंगे, यहाँ जो मैं प्रोग्राम लिखा हूँ इसमें केवल कोर प्रोग्राम लिखूंगा, हेडर फाइल्स वगैरह यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। जब मशीन पे हम लोग रन कराते हैं तो उस समय हम लोग कर लेंगे। तो 2 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर प्रोग्राम फाइंड करने के लिए है, प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। कैसे लिखेंगे, मेन int a b, enter 2 numbers, ये प्रोग्राम होगा। क्या किया, मेन मेथड ये है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया हमने, ए और बी, टू स्टोर 2 नंबर्स। प्रिंटअप स्टेटमेंट की ये लाइन क्या करेगा, स्क्रीन पे यही मैसेज फ्लैश हो जाएगा, इंटर 2 नंबर्स। स्लैश इन का क्या रोल होता है, ये न्यू लाइन कैरेक्टर होता है, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा। उसके बाद हमने स्कैनअप स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्कैनअप स्टेटमेंट का क्या रोल होता है, इट इज यूज टू इनपुट वेरिएबल्स, और जो वेरिएबल की वैल्यू हमें इनपुट करनी है वो वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंट है। इंट डेटा टाइप के लिए कन्वर्जन कैरेक्टर क्या यूज करते हैं हम लोग, %d यूज करते हैं। तो और कितने वेरिएबल हम इनपुट कर रहे हैं, 2 वेरिएबल इनपुट कर रहे हैं, इसलिए वी हैव टू यूज 2 टाइम कन्वर्जन कैरेक्टर, ए के लिए %d, बी के लिए %d, और दोनों वेरिएबल जिसे इनपुट कर रहे हैं उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एम्परसेंड का साइन लगाते हैं। तो इस तरह से ये स्कैनअप स्टेटमेंट हो गया। अब जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले क्या होगा, स्क्रीन पे फ्लैश होगा एंटर 2 नंबर, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, जो आपसे वेट करेगा कि आप इनपुट प्रोवाइड करो। आप 2 नंबर प्रोवाइड करोगे, फर्स्ट नंबर विल बी गोज टू ए एंड सेकंड नंबर विल बी गोज टू बी। सपोज करो ए में आपने 7 दिया और बी में आपने 5 दिया। आपका कंडीशन क्या है, a इज ग्रेटर देन 5, तो a इज ग्रेटर देन 5 इस डेटा के हिसाब से क्या होगा, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, ट्रू होगा। तो कौन सा मैसेज प्रिंट होगा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू, ये %d किससे रिप्लेस हो जाएगा, a की वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये a की वैल्यू से रिप्लेस होगा तो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, 7 प्रिंट हो जाएगा। सपोज करो ये 15 है। अब a इक्वल टू b कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, इस केस में फॉल्स है, तो फॉल्स है तो उस केस में क्या होगा, सेकेंड स्टेटमेंट एल्स के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा। तो लार्जेस्ट नंबर %d किससे रिप्लेस होगा, b की वैल्यू से, और b क्या है 15, तो फिर से 15 प्रिंट होगा। लेकिन आप देख रहे हो कि लार्जेस्ट नंबर ही प्रिंट हो रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम इसी स्टेटमेंट के चलते प्रिंट हो रहा था, सेकंड टाइम इसी स्टेटमेंट के चलते प्रिंट हो रहा था। तो ये डिपेंड करेगा कि जो आपने इनपुट दिया हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, लेकिन 2 में से कोई एक ही एग्जीक्यूट होता है। डन। अब एक और प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई नंबर दिया है एंड यू हैव टू चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। प्रोग्राम टू चेक
नंबर इज इवन और ऑड। क्या इसकी स्ट्रैटेजी होगी? फिर से हेडर फाइल्स वगैरह मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि जब रन करेंगे हम लोग तो इंक्लूड कर लेंगे सारी चीज़ें, तरीका हम लोग को मालूम है। मेन इंट एन, एक ही नंबर हमें लेना है, एंटर एनी नंबर, स्कैन एफ %d %n। अब यहां पे देखिए एक नंबर को इनपुट करना है जिसको हमें चेक करना है वेदर इट इज इवन और ऑड, तो एक नंबर हमने n ले लिया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैसेज फ्लैश हो गया एंटर एनी नंबर, तो स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा एंटर एनी नंबर और कर्सर उसके नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक नंबर प्रोवाइड करना है और जो नंबर प्रोवाइड करोगे वो किस में ट्रांसफर होगा? n में होगा। तो सपोज करो आपने 7 इनपुट किया तो n की वैल्यू क्या हो गई? 7 हो गई। नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस 7 इज इवन और ऑड। क्या प्रोसेस होगा इवन ऑड चेक करने का कि नंबर आपका इवन है क्या ऑड है? तो कोई नंबर इवन है या ऑड है ये आपको कैसे पता चलता है? तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है दैट नंबर इज इवन, अदरवाइज इट इज ऑड। तो 7 2 से डिविजिबल है कि नहीं? तो आप कहोगे नहीं है। कैसे पता चल गया? तो प्योर मैथमेटिक्स जब आप यूज करते हो, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हो तो क्या कहोगे कि 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, पूरी तरह से नहीं कटेगा। तो ये कोई मतलब तो हुआ नहीं। कंप्यूटर इसको कैसे समझेगा कि ये पूरी तरह से कटना का क्या मतलब होता है? तो उसके लिए बताया गया है कि आपको डिवाइड तो करना है लेकिन कोसेंट नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर 7 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो रिमाइंडर 1 आने का मतलब ही है कि जो 7 नंबर आपने लिया तो वो 2 से पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। तो और अगर यही मान लो n इक्वल टू 6 रहता तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता, और ये आपको पूरी तरह से डिविजिबल है, ये मालूम भी है। तो अब कोई नंबर दिया हुआ है उसको 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपको चाहिए, तो रिमाइंडर के लिए कौन सा ऑपरेटर बताया था मैंने लास्ट लेक्चर अगर याद हो तो? परसेंट ऑपरेटर बताया था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉड ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर। तो उसी का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? इफ n%2, n%2 का मतलब क्या हुआ? डिवाइड n बाई 2 एंड रिटर्न द रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर इससे आया उसको हम किससे कंपेयर करेंगे? 0 से। क्या लिखा? इफ n%2 इक्वल टू 0, नंबर को 2 से डिवाइड किया, अगर ये 0 आया, प्रिंट है। अब यहाँ पे %d हमने पहले लिख दिया, %d इज इवन, /n न्यू लाइन कैरेक्टर है, उसको डबल कोट्स को कामा n। तो ये n की वैल्यू किससे जाकर रिप्लेस होगी? %d को रिप्लेस करेगी n की वैल्यू। तो अगर n 7 दिया रहता तो n%2 0 आता? नहीं आता। उस केस में कौन सा एग्जीक्यूट होता? ये होता। तो यहाँ पे %d किससे रिप्लेस हो जाता है? n की वैल्यू से, और n की वैल्यू क्या है? 7। तो 7 इज ऑड। n अगर 6 दिए रहते तो कंडीशन क्या हो जाता है? ट्रू हो जाता। उस केस में यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता, 6 इज इवन। तो इस तरह से ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। डन। अब एक प्रोग्राम और हम लोग चेक करें। प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड। सॉरी, इवन ऑड तो हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव। नंबर इज पॉजिटिव और निगेटिव। क्या तरीका होगा? फिर से प्रिंट
अब देखिए इसमें नंबर हमने ए में स्टोर कर लिया, ठीक है, एज यूजुअल जैसे आप कर रहे थे। इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, नंबर इज ग्रेटर देन जीरो, और ग्रेटर देन जीरो जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर मान लीजिए आपका नंबर निगेटिव था तो ये कंडीशन तो फेल कर जाएगा, तो फेल कर जाएगा तो दूसरे पे आएंगे, नंबर क्या है, निगेटिव है, लेस देन जीरो होगा, उस केस में क्या प्रिंट कर देगा, निगेटिव। अगर सपोज कि आपने जीरो इनपुट किया है तो जीरो इज नाइदर ग्रेटर देन जीरो नॉर लेस देन जीरो, तो ये दोनों सेटिस्फाई नहीं होगा, तो तीसरा सेटिस्फाई हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू जीरो, देन नंबर इज जीरो प्रिंट करेगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो भी प्रोग्राम आप लिखे हैं, जो भी प्रोग्राम आपको दिया गया है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके आप इस तरह से प्रोग्राम्स को कर सकते हो। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग इन प्रोग्राम्स को रन करके चेक करेंगे, फिर उसके बाद से कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे। पहला प्रोग्राम हम लोग का था लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर था। प्रोग्राम आपके पास पहले से लिखा भी होगा, अभी हमने लिखाया था, उसमें कुछ अगर कोई चीज़ पढ़ने में नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये प्रोग्राम बन गया हम लोग का, इसको हम लोग सेव कर लें। रन कराइए, Alt R से रन करेगा। CLR SCR फंक्शन यूज कर लीजिए। CLR SCR फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है। अब यहाँ पे देखिए 4 और 5 दीजिए, लार्जेस्ट नंबर इज 5। 12 और 3 दीजिए, लार्जेस्ट नंबर इज 12। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम कर रहा है। डन। अब सेकंड प्रोग्राम हम लोग का क्या था, किसी नंबर को चेक करना था वो इवन है कि ऑड है। हम इसी में मॉडिफाई करके चेंज कर रहे हैं।
अब ये प्रोग्राम तैयार हो गया। नंबर इनपुट किया, इफ एन परसेंट 2 इक्वल टू 0, मतलब नंबर को 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर जो आ रहा है उसको किससे कंपेयर कर रहे हो, 0 से। रिमाइंडर 0 अगर 2 से डिवाइड करने पा रहा है, इट मीन्स नंबर इज इवन, अदरवाइज ऑड। रन करा लीजिए, 4 दिए, 4 इज इवन, 5 दिए, 5 इज ऑड। तो ये इस तरह से प्रोग्राम आपका रन। इसी तरह से थर्ड प्रोग्राम हम लोग का था पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा रन करते हुए, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग इफ स्टेटमेंट्स के यूज करते हैं। अब एक और प्रोग्राम हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 7 और नॉट। तो इसके लिए क्या करना होगा, डिविजिबल बाई 7 पूछ रहा है, तो इसका मतलब नंबर को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो आपका प्रोग्राम क्या होगा, डिविजिबल बाई 7 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको मैंने, क्वेश्चन आपका है प्रोग्राम टू प्रिंट आपको यूजिंग सिंगल प्रिंटर। सिंगल प्रिंटअप का यूज करके आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, फर्स्ट लाइन में माय नेम इज और सेकंड लाइन में डबल कोट्स के अंदर बॉन्ड लिखना है। ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे, आप अगर प्रोग्राम लिखने की कोशिश करेंगे तो मेन आप लिखेंगे प्रिंटअप डबल कोट्स में माय नेम इज और बॉन्ड, अगर ये लिखोगे तो क्या होगा, स्क्रीन पे यही फ्लैश हो जाएगा। लेकिन आपको स्क्रीन पे क्या फ्लैश करना है, माय नेम इज फर्स्ट लाइन में और बॉन्ड सेकंड लाइन में। तो आपको मालूम है न्यू लाइन कैरेक्टर क्या करता है, जहां पे भी लिखते हैं वहां से आगे के पोर्शन को नेक्स्ट लाइन पे भेज देता है। तो अगर यहाँ पे बीच में /n लगा दो तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, माय नेम इज, और नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट करेगा, बॉन्ड। तो यहाँ तक तो काम आपका बड़े आसानी से हो जाएगा। समस्या केवल ये है कि आपको इस बॉन्ड को डबल कोट्स में लिखना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे डबल कोट्स लगाने की कोशिश करोगे, और जैसे ही डबल कोट्स लगाओगे ये एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये पहला डबल कोट्स और ये दूसरा डबल कोट्स मिलते ही यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन खत्म, स्ट्रिंग को खत्म समझ लेगा, इसके आगे जो लिखा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और वो एरर देगा। ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के लिए हम प्रोग्राम बताने जा रहे हैं। छोटा सा कोड है लेकिन अच्छा कोड है। आपको केवल एक प्रिंटफ लेना है, जैसे हम लोग लिखें माय नेम इज बॉन्ड /n कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे ये किए इतने ही रन कराइए आप। स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो गया, माय नेम इज बॉन्ड। लेकिन ये आपको नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, बॉन्ड नेक्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे अगर /n लगा दो तो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ कर्सर पहुंचेगा /n क्या करेगा, इसके आगे का सब कुछ नेक्स्ट लाइन को भेज देगा, क्योंकि यही तो न्यू लाइन कैरेक्टर करता है। तो अब रन करा के देखो क्या होगा, आ गया माय नेम इज बॉन्ड आ गया। अब आपके सामने समस्या केवल है कि इसको डबल कोट्स में करिए, कर दीजिए डबल कोट्स में, यहाँ पे डबल कोट्स लगा दीजिए और यहाँ डबल कोट्स लगा दीजिए। अब देखिए रन कराइए, अब आ गया एरर। क्यों एरर आ गया, क्योंकि ये यहीं पे स्ट्रिंग खत्म समझेगा, इसके बाद जो लिखा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा।
तो इसका मतलब इस डबल कोट्स जो ये आउटर ये और ये है, इसके बीच में और दूसरा डबल कोट्स हम नहीं लगा सकते हैं। अगर हम लगाएंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर हम किसी भी तरीके से कंपाइलर को ये बता दें कि ये वाला जो डबल कोट्स है वो स्ट्रिंग वाला डबल कोट्स नहीं है, ये कुछ और है, तो हमारा काम चल जाएगा। उसी के लिए क्या करना होगा, हमें एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का कंसेप्ट होता है। जैसे n के पहले इसको लगा देने से n का मतलब n होता है, यहाँ पे n लिखे होते इसका मतलब n है, लेकिन यहाँ n का मतलब n के पहले ये स्लैश लग जाने से n का मतलब क्या हो गया, न्यू लाइन कैरेक्टर, ये कुछ और काम कर रहा है। तो इसी तरह से इस डबल कोट्स के पहले भी लगा देंगे अगर हम, इसी को एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर कहते हैं। तो अब ये डबल कोट जो होगा स्ट्रिंग का टर्मिनेटर नहीं होगा, बल्कि ये डबल कोट्स माना जाएगा बॉन्ड के साथ। देखिए रन कराइए क्या आएगा, अब आ गया माय नेम इज बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो ये छोटे छोटे कोड्स हैं जो आपको पूछे जाते हैं, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टर्न पे इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। एक प्रॉब्लम मैं देता हूँ, अगर इसको आप चाहिएगा तो वर्कआउट करिएगा, अदरवाइज हम लोग अगले टर्न पर डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या क्वेश्चन आपका, यू हैव टू राइट प्रोग्राम टू फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में? इसको आप लोग ट्राई करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि आगे क्या किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।